बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत ने हल्फ लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से, जो कि अब वजीर खारजा बन चुके हैं। इस मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ भी मौजूद थे और तीन बड़ी जमातों के अहम रहनुमा जाहिर है जो कि इस एक फ्रेम में नजर आए, और जाहिर है कि यही पाकिस्तान और पाकिस्तान की सियासत का हुस्न है। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि अब वजीर खारजा है पाकिस्तान से के कम उम्र तरीन वजीर खारजा हैं। इससे पहले जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब 35 साल की उम्र में वजीर खारजा रहे और उन्होंने बहुत कामयाबियां बतौर वजीर खारजा हासिल की। जाहिर है कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनके कंधों पे भी बहुत जिम्मेदारी है कि किस तरह से वो अपने नाना और फिर उसके बाद उनकी वालदा जो वजीर आजम रही, उनकी भी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसको साथ लेके आगे चलेंगे। इसके साथ साथ आज जो है वो अहम वाकया या अहम जो बात है, बयान है, वो तो इमरान खान साहब का ही है। और आज भी उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने निशाने पे रखा है, और वो जैसे कहते हैं ना कि उनकी शुस्त पे जो है वो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, तो वो अभी तक उनके निशाने पे ही हैं और मुसलसल वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बात कर रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चला रहे हैं। और आज भी जो खिताब था उसमें उन्होंने एक मरतबा फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो है वो हमले किए। वो क्या कहते हैं वो मैं आपको सुनवाती हूँ और फिर उसके बाद दीगर मौज़ूआत पे बात करेंगे। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये जो राजा सुल्तान है, ये नून लीग का एक एजेंट है। हम इसको कभी तस्लीम नहीं करते। इसके सारे फैसले तहरीक इंसाफ के खिलाफ होते हैं। क्यों सिर्फ तहरीक इंसाफ को कटहरे में खड़ा किया हुआ है और वो दो पार्टी से केस नहीं सुनते? ये साजिश है इसकी। आप जो इलेक्शन कमिश्नर हो, आपके ऊपर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो जमात है उसको आपके ऊपर कोई इत्मीनान नहीं, वो समझते आप जानेदार है, लिहाजा आपको रिजाइन करना चाहिए। ये याद रहे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एक आईनी ओहदेदार हैं और पाकिस्तान के जो 4 बड़े इदारे हैं उसमें एक आईनी पोजीशन जो है वो पाकिस्तान के इस इदारे यानी इलेक्शन कमीशन को है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इख्तियारात जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से किसी तौर कम नहीं है। यही वजह है कि सरदार रजा साहब जब चीफ जस्टिस थे तो इमरान खान साहब ने मुतअस्सिब होने का इल्जाम लगाया था और फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई की गई थी। और उस वक्त 26 अक्टूबर 2017 को इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में हाजिर हुए और वहां पर उन्होंने अपने रिग्रेट्स के लफ्ज इस्तेमाल किए, माफी नहीं मांगी मगर पछतावा अपना जो है उसका इजहार किया, जिसके बाद जो है उनको माफी मिली और इलेक्शन कमीशन ने जो कि समाअत कर रहे थे तौहीन अदालत की वो अपनी जो है वो खत्म की। ये क्या अब भी इलेक्शन कमीशन जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकता है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, साबिक वजीर आजम के खिलाफ, क्योंकि मुसलसल एक इदारे और उसके सरबराह को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। इसके ऊपर भी जरूर बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी कि अब जो इलेक्शन कमीशन है उसने भी बहुत वाज़ेह लफ्जों में जो है वो आज कह दिया कि 5,000 लोग आए या 5 लाख लोग आए, लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी किस्म का कोई दबाव कबूल नहीं करेगा। बड़े वाज़ेह लफ्जों में आज फॉरेन फंडिंग केस का जो मामला था उसके ऊपर उन्होंने बात की। और क्या फॉरेन फंडिंग केस ही वो मामला है जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब को बहुत गुस्सा है पाकिस्तान के इस बड़े इदारे के ऊपर? ये भी बहुत अहम होगा, इसके ऊपर भी हम मुसलसल बात कर रहे हैं। और ये भी याद रहे कि इमरान खान साहब ही वो शख्सियत है, वही वजीर आजम थे जब सिकंदर सुल्तान राजा साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया गया था और उन्होंने अपने मुकम्मल एतमाद का भी इजहार किया था। अब ऐसा क्यों है, ये इस पे भी बात करना जरूरी है। बार बार चूंकि बात हो रही है इमरान खान साहब की तरफ से, इसलिए इस पे बात होगी। इसके साथ साथ ये भी उन्होंने इशारा दिया, कल एक प्रेस रिलीज जो कि इलेक्शन कमीशन से आई और वो बहुत अहम थी, जिसमें कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है 2023 से पहले अपने मुकर्ररा वक्त से पहले या 1 साल तक की जो मुद्दत है उससे पहले इंतखाबात जो है वो नहीं हो सकते और उसकी वजूहत भी उन्होंने बताई। खैर इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है हमजा शहबाज साहब से, गवर्नर साहब को, कि वो ओथ लें और या अपने किसी नुमाइंदे को मुकर्रर करें। लेकिन सूरत हाल ये है कि कल भी क्या ये हल्फ बर्दारी हो सकेगी, गवर्नर पंजाब चीमा साहब जो हैं वो लेंगे या नहीं लेंगे, या फिर कल भी हंगामा होगा,
पंजाब असम्बली के अंदर हंगामा होगा। आज साबिक वजीर आजम भी वहाँ पे मौजूद थे, मुख्तलिफ मुलाकातें भी की, जिसमें जस्टिस साकिब निसार साहब से उन्होंने कानूनी राय भी तलब की, और इसके साथ साथ उन्होंने जनाब मुनस इलाही साहब जो हैं उनसे भी मुलाकात की। तो क्या कल भी हंगामा होगा, ओथ होगा या नहीं होगा, ये बहुत ही अहम सवाल है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे अपने आज के इस प्रोग्राम के अंदर। हमारे साथ मौजूद है जनाब कंवर मोहम्मद दिलशाद साहब, जिनसे हम बात करेंगे। जमशेद इकबाल चीमा साहब होंगे, अली परवेज मलिक और जाहिद खान साहब, जो कि अगेन हुकूमत का ही हिस्सा है, अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा है। लेकिन थोड़ी देर के लिए शुरू में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे बहुत मोहतरम कंवर मोहम्मद दिलशाद साहब, उनसे हम पूछते हैं। दिलशाद साहब, ये बताइएगा कि अब ये तो मुस्तकिल बात हो रही है चूंकि, तो क्या कानून कहता है, क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है? यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बुला सकते हैं इमरान खान साहब को कि वो मुस्तकिल एक इदारे के खिलाफ बात करें? देखा कि माजी में भी इमरान खान साहब ने बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदार रजा के खिलाफ भी उन्होंने इंतहाई नाशस्तगी लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, जिस पर सदार रजा साहब ने उनके खिलाफ तौहीन अदालत का जो है मुकदमा दायर करते हुए तलब कर लिया था। तो वो 3-4 दफा नोटिस गए, तो इमरान खान साहब ने नोटिस की बर्बादी की, गुरेज किया। तो चौथे नोटिस पर सदार रजा साहब ने एक बड़ा तारीखी फैसला दिया और उन्हें IG इस्लामाबाद हुक्म जारी किया कि इमरान खान को बम हाथकड़ी से गिरफ्तार करके, हाथकड़ी लगा के गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश किया जाए। उस वक्त सारा मामला घबरा गए और फिर बाबर अवान साहब जो है वो बड़े ज़ाहिर पाकिस्तान के इंतहाई माहिरीन कानून है, उनका अदलिया में भी एहतराम है। तो वो फिर उनके साथ इमरान खान साहब गए और वहाँ उनसे उन्होंने माफीनामा दिया और माफीनामा उन्होंने कबूल कर ली। बड़े काफी देर के बाद में डांट निपट केस अदरस की, जैसे कि कदरिया में होता है, तो वहाँ इमरान खान ने माफी मांगा। नंबर 1। दूसरी बात ये हुआ कि जब इनका इलेक्शन हो रहा था 2018 में, तो इन्होंने अपना बैलेट पेपर जो है पोलिंग स्टेशन पर दिखा दिया था। तो उस पर भी उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदार रजा साहब ने एक इंतहाई सख्त नोटिस भेजा कि क्यों तुम्हें नाहिल करार दे दिया जाए, तुमने सिक्रेसी का जो असूल तोड़ दिया। तो तब वहाँ पेश हुए और माफीनामा मांगा। इससे पहले जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में भी माफीनामा मांगा। तो ये माफीनामा तो हमेशा होता रहा, लेकिन अब मामला बड़ा सब्र का पैमाना लेवरेज हो गया। अब चूंकि चीफ एग्जीक्यूटिव के सीए से भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर हमले किए, कौम से खिताब में भी उन्होंने उस वक्त जो खिताब किया था उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त भी उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर साहब पर शदीद तनकीद हमला किया, उनके 4 मेंबर इस्तीफा देकर जाएं और बाकी जिनके मिनिस्टरों ने ये कहा कि कोई सियासी पार्टी ज्वाइन कर ले। नहीं, बड़ी बदतमीजियां तज़ीह करते रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन खामोशी से तमाम बर्दाश्त करता रहा। अब जो मामला पेश आ रहा है चंद दिनों से, तो वो बहुत शदीद चला गया। इसलिए हुआ कि उनको प्लांटेड एजेंट का कहना, इस तरह के लफ्ज कहना, तज़ीह करना। तो मेरा ज़ाती ख्याल तो ये है, जहाँ तक इख्तियारात की बात है, जैसे आपने इंट्रोडक्शन के बाद में कह दिया, इनके इख्तियारात तो वही हैं जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हैं। अब अगर तौहीन अदालत का कहें तो आर्टिकल 204 है, तो आर्टिकल 204 के तहत इनको तलब किया जा सकता है। इसी तरह इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 10 है, उसमें भी कहा कि कोई शख्स जो है या इदारा या पार्टी अगर चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन पर तस्दीक करने वो करे तो कार्रवाई होगी, तो भी सजा दे सकता है। अच्छा, यानी ये अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का मामला है, तो वो नोटिस जारी कर सकते हैं। और नोटिस जारी करने का बड़ा आसान तरीका मैं बताऊंगा आपको कि जब फवाद चौधरी ने और आजम सवाती साहब ने शदीद लफ्जों में आपके सामने इनको कहा नजर आतिश कर दो, इस तरह बातें कही, जब उनको नोटिस जारी किया, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात, जब इन्होंने सिफारिशें दिलवाई, दाएं बाएं लोगों से करवाया कि माफ कर दें, तो उस वक्त चीफ इलेक्शन कमीशन ने एक ही पैगाम इनको दिया कि झंडे वाली गाड़ी में आएंगे और बगैर झंडे के वापस जाएंगे। तो अब भी अगर मामला देखा जाए इमरान खान साहब को तलब करने, तो वो बड़े आसान तरीके से कहेंगे, पनिशमेंट करेंगे, कुछ 3 साल 4 साल देंगे, वो कहेंगे टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट। और ये अच्छा ये मैं जानना चाह रही हूँ कंवर साहब के सबसे, क्या ये जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, उनके वजीर आजम जो उस वक्त थे नवाज शरीफ साहब, उनको कश्मीर जाने से उनके दाखिले पे पाबंदी लगा दी थी जब इंतखाबात थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को। एक तो जाहिर है कि उन्होंने उनके साथ भी ऐसे ही किया था। दूसरी बात ये कि उन्होंने आज कहा कि वो दबाव में नहीं आएंगे किसी भी तरह के। जितना आप जानते हैं राजा साहब को, क्या वो वाकई दबाव में आ जाएंगे? क्योंकि इमरान खान साहब तो
تو کہہ رہے ہیں اب 20 لاکھ لوگ آنے ہیں, تو 20 لاکھ لوگ مظاہرہ دھرنا دیں گے, اگر حکومت کے خلاف ہوگا تو الیکشن کمیشن کے خلاف بھی تو ہوگا نہیں؟ وہ دباؤ میں نہیں آئیں گے. اور جب ان کو وہ آرٹیکل 204 کے تحت سیکشن جو ہے ہمارا 10 آرٹیکل 10 جو ہے الیکشن ایکٹ کا 2017 کا, اس کے تحت جو نوٹس جاری کریں گے, اور نوٹس جاری کرنے کے بعد وہ جب وہ نہیں آئیں گے تو انہوں نے اپنا آرٹیکل 222 کے تحت انہوں نے اس کو طلب کر لینا ہے تھرو آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد. جو طلب کر لیں گے تو بڑا آسان طریقے تو وہ سزا دے دیں گے ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ, تو 5 سال کے نائل ہو جائیں گے. اچھا, اس میں نااہلیت بھی ہو سکتی ہے, اس میں ضرورت نہیں ہے, وہ کہیں گے ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ. بس 30 سیکنڈ کا سزا دے دیں گے, 30 سیکنڈ کی سزا ہوتے ہوئے 5 سال کی نائل ہو جائیں گے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں, جہاں جائیں. اچھا دلشاد صاحب پلیز آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, کیونکہ اور بھی سوال میں نے پوچھنے. زاہد خان صاحب بھی ہیں, علی پرویز ملک صاحب بھی ہیں, چیمہ صاحب نے بھی ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ پروگرام میں ہوں گے. تو میں یہ سوال آپ کے پاس زاہد خان صاحب رکھتی ہوں کہ جس طرح کی پولرائزیشن ہو گئی ہے اور جس طرح سے الیکشن کمیشن کے خلاف پہ حملے ہو رہے ہیں, پھر آج خان صاحب نے کہا کہ 20 لاکھ لوگ اسلام آباد آئیں گے, یعنی عید کے بعد ایک اور دھرنا ہے, تو آپ بھی اس وقت گورنمنٹ میں ہیں, کیا لگ رہا ہے آپ کو, کیا ماحول بننے جا رہا ہے پھر سے؟ اسما جی بہت شکریہ. میں کرنل دلشاد صاحب کو سنا, سب سے بڑی بات ہے کہ آپ یہ ان لوگوں کو دیکھو, ان کی حکمرانی کو دیکھو. آج تک سیاست میں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی. میرے 40 سال ہو گئے, ایک سیاسی ورکر ہوں. فواد چودھری اور یہ عمران سمیت الیکشن کمیشن سے کتنے دفعہ معافیا مانگی. اب مجھے بتا دے کہ وہ ایک طرف تو معافیا مانگتے, ایک طرف باتیں بھی کرتے ہیں, اور کون سی ادارے کو یہ چھوڑ گئے. مجھے اس ملک کے اندر دیکھے اگر 20 لاکھ 2014 میں نہ لا سکے, جب سارے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو ابھی 20 لاکھ کدھر سے لے کے آئیں گے؟ یہ تو صرف باتیں ہیں, کرنے ہیں, اور کوشش کرتی ہے, کیونکہ جو فارم فنڈنگ کیس ہے سب سے خطرناک وہ کیس ہے. اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی میں پہلے سے بتا دوں کہ میرے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ 7 سال سے کیس آ رہے, اور اس کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے کیا, کہیں باہر کے کسی پولیٹیکل پارٹی نے کیس نہیں کیا, اس نے خود کیا, جو بابر صاحب ہے. تو مجھے آپ بتا دیں کہ عمران خان ایک طرف تو عدالتوں میں جا کے رجوع کرتے اور خوش ہوتے کہ کیا ہمیں ریلیف ملا, اور دوسری طرف عدالتوں کی توہین کرتے ہیں. ابھی دیکھیں ہائی کورٹ لاہور کا جو حشر نشر کر دیا, اور مجھے آپ بتا دیں کہ ریاست کی جو اس وقت سربراہ ہے وہ عمران خان سے ڈکٹیشن لیتا ہے. تو جب اس ملک کا یہ صورتحال ہو تو اسے تو مارشل لاء میں بھی ایسی چیزیں نہیں رہی ہے. مارشل لاء میں بھی ایک قانون آیا اور وہ پھر اس پہ عمل کیا ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے, گورنر سے کیا ہے, گورنر کو تو دیکھیں جو ابھی کنسٹیٹیوشن اس میں اختیارات پرائم منسٹر کے پاس ہے. پرائم منسٹر نے جو گورنر کو ہٹایا ہے, اس نے تو ایڈوائز دیا ہے. اب وہ جو کوئی کام کرے گا وہ تو انلیگل ہوگا. یعنی آج لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ غیر آئینی کام سارے ہو رہے ہیں, لیکن نہ آئین کو مانتے, نہ قانون کو مانتے ہیں, نہ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں. جو اشر کیا تھا آپ کے سامنے, اسما کے پارلیمنٹ کے اصلاحات کیا اشر کیا تھا. اور لیکن بالکل صحیح بات ہے زاہد خان صاحب, لیکن علی پرویز ملک صاحب جو بات کنور دلشاد صاحب کہہ رہے ہیں, جو بات زاہد خان صاحب کہہ رہے ہیں, سوال تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بار بار مختلف عدالتوں کے اندر عدالتوں کی توہین کے مقدمے بھی بھگت رہے ہیں اور اس کے باوجود ویسا ہی کر رہے ہیں, تو پھر کون سا ایسا قانون اور کلیہ اپلائیں گے کہ ان کو آپ پابند کریں گے کرنے کے لیے؟ مثلا کل اب گورنر صاحب لیتے ہیں نہیں لیتے, سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ وہ حمزہ شہباز صاحب سے کل اوتھ لیں گے کہ نہیں لیں گے, تو ایسا کیسے چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسما, آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں جو ابھی تک گفتگو ہو رہی تھی نا, میری نظر کے اندر جو بنیادی نقطہ عمران خان صاحب ماننے کو تیار نہیں ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اور ریاست دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں. عمران خان صاحب کی سوچ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ان کی حکومت کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریاست کے خلاف ہے. تو اس بنیادی نقطے کے اوپر اگر کوئی انسان سمجھنے کو ہی نہ تیار ہو تو آپ اس کا تو کچھ نہیں کر سکتے. آپ جانتی ہیں پچھلے 3 سال سے ہمیں یہ بھاشن دیتے رہے, سیم پیج سیم پیج سیم پیج. جب اس پیج کے پلٹنے کا ان کو خوف ہوا تو آپ نے دیکھا وہ مدد کے لیے کس طرح سے پکارتے رہے. وہ یہاں پہ آ کے ہمیں بتاتے رہے کہ نیوٹرل تو صرف جانور ہوتے ہیں. اس کے بعد جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ آگے چلتا وہ آپ کو نظر آیا تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت وہ اس طرح کی زومانی گفتگو کرتے رہے کہ جی میرے پاس ایک ٹرمپ کا پتہ ہے جو میں آخری منٹ کے اوپر استعمال کروں گا. وہ بعد میں آپ لوگوں نے میڈیا کے اندر سامنے آ گیا نا وہ کیا پتا تھا. اس کے بعد
आप देख लें जो अब वो जो पोस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो जो मीर जाफर कह के पुकार रहे हैं, वो किसको पुकार रहे हैं? क्या आप और हम नहीं जानते कि मीर जाफर कौन था, किस उस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से उसका तल्लुक था और उसका क्या किरदार था पाकिस्तान ये सियासत के अंदर या हिस्ट्री के अंदर? तो मेरी गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब को जिस चीज से परहेज करना चाहिए, और मुझे जाती तौर पे जिस पे बड़ा अफसोस है वो ये है कि वो रियासत के इदारों को अपनी नालायकी के बोझ तले उनको सियासत में खींचते हुए आपको लेकिन अली साहब ये देखिए ना कि उन्होंने आज उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात आप पे एतमाद नहीं करती, तो ये बात भी तो अपनी जगह पे, कल को इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन के ऊपर वो एतमाद नहीं करते, अदालत पे वो एतमाद नहीं करते, तो फिर तो तसादुम ही होगा, नहीं? अस्मा बात इस तरह से है कि ये वहां पे बादशाहत तो है कोई नहीं ना, यहाँ पे आइन सबसे मुकद्दम डॉक्यूमेंट है, उस आइन के अंदर एक दस्तूर तय हो गया हुआ है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की अपॉइंटमेंट जो है वो उस दस्तूर के मुताबिक इमरान खान साहब की रजामंदी के साथ हुई है। आज सिर्फ इसलिए कि उनके खिलाफ चंद फैसले आ गए हैं और वो अपने आप को इलेक्शन कमीशन से दूर करना चाहते हैं, तो ये कोई भी उसको हजम नहीं करेगा। और जो वो फॉरेन फंडिंग के मामले के ऊपर अपना केस और बाकी की जो पार्टीज के केस को इक्वेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये भी कोई मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप जानती हैं कि जो उनका केस है वो उनके एक फाउंडिंग मेंबर ने इनिशिएट किया था। उनका जो केस है वो इकलौता वो केस है जो 8-8, 10-10 साल से ओवरड्यू पड़ा हुआ है। उनका केस वो इकलौता केस है जिसके अंदर स्क्रूटनी कमेटी और रियासत के बाकी इलेक्शन कमिश्नर ने तो हम सारे बता दिया हुआ है। मैं बिल्कुल, मैं अली आपने जो बात उठाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खान साहब मैं आपके पास बाद में आती हूँ, लेकिन कुंवर साहब ने चूंकि जाना है, मैं उनसे एक दफा पूछ लूं, फॉरेन फंडिंग केस कितना अहम है और क्या यही वजह है कि पूरा मामला एंटी अमेरिकनिज्म हो या दूसरा हो, ये सब मामला उसी के इर्द गिर्द घूमता है? कंवर साहब, उसके ऊपर भी कोई उनको सजा तो नहीं मिल सकती? इससे ज्यादा पार्टी उनकी जो है वो उसका नाम तब्दील हो जाएगा, नहीं? मैं बड़े अदब एहतराम के साथ हमें अपनी अदलिया पे बड़ा एतमाद है और फख्र भी है, तो मैं उनसे बड़ी मदमाना गुजारिश ये करूंगा कि इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के मामले में मदाखलत ना करें। अब उन्होंने एक दफा फैसला कर दिया, तहरीक इंसाफ ने 4 दफा यानी 4 साल तक मुसलसल वो अदालतों से स्टे लेते रहे। अब इसके बाद अभी चंद रोज पहले एक ऑनरेबल जज ने वक्त अच्छा फैसला किया कि 30 दिन के अंदर आप फैसला करें, और साथ उन्होंने रिमार्क्स भी दे दिए कि भी मुमकिन है अगर मबरूआ फंडिंग जो है साबित हो जाती है तो पार्टी के चेयरमैन और पार्टी जो है वो भी उस पर जद में आ सकती है, वो बाकायदा शुबाब पैदा हो सकते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 17 भी देखते जाए। लेकिन चंद रोज के बाद जब उसको अपने ही जज के खिलाफ जब बाकायदा जब हियरिंग हुई, नेक्स्ट बेंच बैठा, तो उन्होंने उसको कदम करार दे दिया। वो 30 दिन की शर्त जो कदम लगाई थी वो खत्म कर दी। अब वो ओपन दरवाजे खोल दिए। अब आज अनवर मंसूर ने कहा कि मैं तो बहुत लंबी बहस करूंगा, मुमकिन है 2 साल 3 साल लगेंगे। बिल्कुल। अब ये बताइए कि हमारी अदलिया क्या कर रही है? हमारी अदलिया जो पता है, अदलिया को ये 8 साल से केस जो है वो जेर समाअत है, और फिर ओपन दरवाजे खोल दिए कि 30 दिन की कोई शर्त वर्त नहीं है। उससे फायदा उठाया अनवर मंसूर साहब, फायदा उठाएंगे। तो अब वो कहते हैं जी मेरे पास तो बहुत लंबी बहस करने के लिए मुमकिन है मैं 2 साल लगाऊं, 3 साल लगाऊं। तो अब ये बातें तो हमारी अदलिया के भी चाहिए ना। इंडियन इलेक्शन कमीशन फैसला करता है तो इंडिया की कोई कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन के मामला तो बिल्कुल सही बात है। खान साहब, क्या हुआ अगर 8 साल थे तो 10 साल हो जाएंगे? मतलब अगर 2 साल, जैसे कुंवर साहब कह रहे 2 साल और भी तो बहस हो सकती है, इसमें क्या मुजायका है? देखिए आसमा, ये जो जितना डिले कर सकते हैं, जाहिर है कि इनको पता है, इसने अपना जो देख रहा है अपने खिलाफ कोई पैसा लगवाने, क्योंकि इनको पता है कि इनके पास फंडिंग कहां से हुई है और सारे इलीगल फंडिंग है। तो जाहिर है कि जो पाकिस्तान के कानून और पाकिस्तान के आईन है उस पर वो बैन है, और वो उसकी वजह से इनकी पार्टी भी खत्म हो सकती है, बैन भी लग सकती है, जेल भी जा सकते हैं। तो जाहिर है कि वो तो कोशिश करेगा। लेकिन मैं निशात साहब के बात से बहुत मुतफिक हूं। हमारी अदालत ही क्यों इन चीजों को प्रोलान करती है? अदालतें अगर एक तरफ ये बात करते हैं तो दूसरा देखिए ना, 7 साल हो गए, एक बंदा भी, उसका भी तो हक है जो जिसने दरखास्त दी हुई है वो भी रोकता जा रहा है। क्या वो उसके हल भी नहीं हो रही है? उसके केस को लंबा नहीं किया जा रहा है? आप पैसा लग करें, अगर फिर दूसरी अदालत सुप्रीम कोर्ट है उसमें चला जाए। लेकिन बदकिस्मती है कि जो हुक्मरान है
वो चीज पसंद करती है जो उनको के मर्जी के अच्छा बिल्कुल खान साहब, लेकिन इदारों पे दबाव भी तो बढ़ाया जा रहा है। सर मैं ब्रेक लेना चाह रही हूँ ताकि चीमा साहब भी हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन कर लें। कमर दिलशाद साहब हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हम इस पे आएंगे कि इदारों पर दबाव अगर बढ़ता है, खान साहब 20 लाख लोग लेके फर्ज किया, एक तो अगर आ जाते हैं यहाँ पे, आ भी सकेंगे कि नहीं, दबाव बढ़ाते हैं तो क्या होगा, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब ने भी अभी ज्वाइन कर लिया है, जाहिद खान साहब भी हमारे साथ हैं और अली परवेज मलिक साहब भी हैं। तो चीमा साहब आपके पास पहले आते हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मामला है, उस पर भी दबाव बढ़ता नजर आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और फिर आप देखें कल क्या गवर्नर साहब, पहले तो खबर दे दे ब्रेकिंग के, गवर्नर साहब ने कोई ओथ लेना है कल या कल भी वो ओथ नहीं लेंगे? मेरा ख्याल है कि मुझे गवर्नर साहब का तो नहीं पता, लेकिन मैं जब मिला हूँ वहाँ पे जो पीएम साहब आए हुए, अपना चेयरमैन साहब आए हुए थे, तो मीटिंग में गवर्नर साहब भी थे वहाँ पे। आप कह लें कि 90 शायर कायदे आज़म पे अपना क्या नाम है, एडवोकेट जनरल भी थे, बाकी लोग भी थे। तो मुझे यही लगा है कि मतलब कल वो नहीं लेंगे या मतलब उसकी जरूरत नहीं है, कुछ तरह मुझे जो मिला। अच्छा, मतलब गवर्नर साहब कल भी ओथ नहीं लेंगे, लग ऐसे मुझे कोई जजमेंट है, मुझे उन्होंने बताया नहीं, मैं उनके मुंह से मैंने नहीं सुना, लेकिन मुझे जो आप कह लें कि अहमद अवैध साहब से की बात लगा वो ये लगा। अच्छा, तो ये तो फिर और आईनी बुहरान नहीं होगा, क्यों नहीं ले रहे? आई मीन जाहिर है कि कोर्ट कह रही है बार बार, फिर ये तो खुली खिलाफ वर्जी है। असमा इसमें देखें, इसमें आप कह लें कि ये जो है ना, जो आपके जो भी लीगल ऑप्शन है वो तो आपसे एग्जास्ट करने हैं। लीगल ऑप्शन ही लीगल ऑप्शन को एग्जास्ट करना कोई आईनी बुहरान नहीं है, लीगल ऑप्शन को अवेल करना कोई आईनी बुहरान नहीं है। और दूसरी बात इसमें यह है कि ये जो हम बात कर रहे हैं, आप थोड़ी सी बात हमारी भी अगर समझने की कोशिश करें तो शायद समझ आ जाए आपको। हम कह रहे हैं कि हमारे जो लोग मुनहरफ हुए थे, जिन्होंने डिफाई किया था पार्टी की लाइन को, पार्टी के मैंडेट को, उन्होंने बेचा या उन्होंने सौदा किया या उनके तलखार बन गए, उनको नाराजगी हुई, बात रीजन बात कि मैंडेट हमारा जाकर वोट किसी और को दे दें, उनके बारे में ना सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है ना हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है। और मरीम बीबी के बारे में एक दिन में 4 बेंच बनते हैं, तो ये हमें तो हमें सच्ची बात है, इन बातों पर हम दुखी हैं, हमें इतराज है इन बातों पर। सो आप कह लें कि ये जो ना एक जो जंग शुरू है वो बेसिकली आप यू कैन से कि लीगल ऑप्शन टैक्टर की है। अगर ये हमारा मुतालबा, हमारी रिक्वेस्ट है ना, तो अदालत तो हमारी भी है, अदालत मुस्लिम लीग नून की भी है, पीपल्स पार्टी की भी है, अवाम की भी है। तो सिर्फ मुस्लिम लीग नून की अदालत नहीं है, वो शरीफ खानदान को सर्व करने के लिए बैठे हुए ना, तो सारों को सर्व करने के लिए बैठे हुए। तो हमारा एक मुतालबा है कि अगर हमारे 22 लोग डिफाई करके जाकर वोट दे देते हैं, तो अकॉर्डिंग टू आइन, अकॉर्डिंग टू द कानून, वो सीट पे नहीं रह सकते। और उनके बारे में सीधा अच्छा ठीक है, ये अली परवेज मलिक साहब इसका जवाब आप दीजिएगा, क्योंकि वोट डालने से जो सुप्रीम कोर्ट में भी 63 की जो हो रही है हेयरिंग, उसमें भी कहा जा रहा है वोट डालने से कोई मना नहीं करता, लेकिन अगर फैसला आ जाता है 22 लोगों का खिलाफ, तो फिर कहां स्टैंड करेगा ये इलेक्शन? जी अस्मा, जो पिछले सेगमेंट में बात हो रही थी, आपने देखा किस तरह से रियासत को ये सियासत के अंदर खींच के लाना चाहते हैं। उसकी आपको एक और मिसाल आपके सामने आ गई। इन्होंने जो अदालत के बारे में गुफ्तगू की, क्या वो किसी भी पार्लियामेंटेरियन को या एक जिम्मेदार शख्स को जेब देती है? मैं तो उसके ऊपर सिर्फ अफसोस का इजहार कर सकता हूं। और मैं आपसे दोबारा यही गुजारिश करता हूं कि चाहे फॉरेन फंडिंग का मामला हो, चाहे हल्फ बर्दारी का मामला हो, ये जिस तरह से मर्जी उसको डिले करने की कोशिश कर लें, इवेंचुअली आपका जो दस्तूर है वो अपना रास्ता खुद निकालेगा। ये इन्होंने फॉरेन फंडिंग के मामले के ऊपर चीफ इलेक्शन की जात के ऊपर जिस तरह सवालात उठाए, उससे क्या ये चीज बदल जाएगी कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि इन्होंने अपने अकाउंटों के अंदर, चाय वालों के अकाउंटों के अंदर डोनेशनें मंगवाई? क्या इससे ये फैक्ट बदल जाएगा कि इन्होंने जो है अपने जो अकाउंट्स थे वो सारे के सारे डिस्क्लोज नहीं किए? क्या इन चीजों से ये फैक्ट बदल जाएगा कि इन्होंने कंपनियों के अकाउंटों से पैसे मंगवा के अपनी पार्टी को चलवाया, जो इस कानून के अंदर जिसके ऊपर प्रोहिबिशन है? उसी तरह हमारे आइन के अंदर, दस्तूर के अंदर एक ज़ाब्ता लिखा हुआ है
जो हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं उनके साथ तकरीबन 200 MPA खड़े हुए हैं, उसके बावजूद अगर उनको ये हल्फ नहीं उठवाना चाहते तो ये अपना जोर आजमा के देख लें, इनको एक दफा फिर मुंह की खानी पड़ेगी। और जो 63A की और जो 62 की बहस है, देखिए अब ये करना क्या चाह रहे हैं, ये 63 को और 62 को कंफ्यूज करके ना इकट्ठा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक 63 आर्टिकल का मामला है, अगर कोई भी मेंबर अपनी पार्टी का डिसिप्लिन वायलेट करता है तो उसकी सजा उसको उस वक्त मिल सकती है जब वो उसके डिसिप्लिन की वायलेशन कर ले, यानी कि वोट कास्ट कर दे। तो चलें, अगर हमजा शहबाज साहब की हक के अंदर उन्होंने वोट कास्ट कर दी है तो उनकी जो मैक्सिमम सजा हो सकती है वो डी सीटिंग है। आप डिसलॉयल्टी को डिसऑनेस्टी के साथ इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग ऐवान के अंदर मुंतखब होके आते हैं उनकी सियासी मजबूरी भी होती है कि वो अगर हुकूमत नालायक हो तो उससे किनारा कशी इख्तियार करके पार्टी के डिसिप्लिन के खिलाफ अगर जाना चाहते हैं तो जाएं, पर उसकी उनको कॉस्ट देनी पड़ेगी जो डी सीटिंग की शक्ल के अंदर होती है। उसकी मुद्दत का फैसला सिर्फ करना है, अभी मुद्दत का फैसला करना है कि नाअहलियत कितनी देर की होगी ना, अभी तो वो फैसला होगा। नहीं तो देखें, बिल्कुल कोई नहीं करना। आपकी जो सजा 63 के अंदर लिखी हुई है वो डी सीटिंग है। बलोचिस्तान की असेंबली के अंदर इस चीज के ऊपर हाई कोर्ट्स एंड सुपीरियर कोर्ट्स रूल कर चुके हुए हैं। आज अगर ये 62 और 63 को इकट्ठा पढ़ने की कोशिश करें और डिसलॉयल्टी डिस सीटिंग को डिसऑनेस्टी में कन्वर्ट करना चाहें तो इनकी ख्वाहिश के मुताबिक वो तो जाहिर है करेंगे ना। हमारे आइन में जी ठीक बात है, लेकिन आइन के अंदर जाहिद खान साहब अब मसला ये है कि अदालतें क्या करें। अदालत ने रात को 12 बजे अगर दरवाजा खोला है तो उस पर भी एतराज हुआ है कि क्यों 12 बजे खोला है जबकि असेंबली बर्खास्त हो चुकी हुई थी। अदालत को इलेक्शन ने नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर उनको हुक्म दे दिया गया था असेंबली को कि आपको करवाना है। तो फिर मुझे बताएं कि मुतनाजा तो हर इदारा हो जाएगा, फिर कौन कैसे बचेगा और कैसे आइन अपना रास्ता इख्तियार करेगा? देखिए एक दो बातें दोनों मुख्तलिफ है। एक है कौमी असम्बली के 22 मेंबर की बात है और एक है फिर पंजाबी असम्बली की बात है। तो अगर आप एक तो देखेंगे कौमी असम्बली में जो 22 मेंबर है उन्हें तो उसने तो तासीम नहीं किया, वोट पास नहीं किया, क्योंकि आइन के अंदर रूल के अंदर एक वाजे है कि दो चीजों में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पार्टी के डिसिप्लिन के वायलेशन नहीं कर सकते। एक ये कि मिनी बिल में वो हुकूमत के खिलाफ वोट नहीं दे सकता है, दूसरा कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस में वो अपने उसके खिलाफ वोट नहीं दे सकते। तो ये मसला तो क्लियर हो गया कि नेशनल असेंबली में तो वोट ही नहीं हुआ है उनका, उन्होंने तो वोट ही कास्ट नहीं किया। तो उसको कैसे, लेकिन पंजाब असेंबली में किया है जिसका चीमा साहब रेफरेंस दे रहे हैं, उस पर मैं आ रहा हूँ। देखिए पंजाब असेंबली में हुआ है, लेकिन क्या पंजाब असेंबली के वोट को ये लोग मानते हैं? वो तो अभी तक ये इस पे जंग चल रही है कि वो उस वोटिंग को तो मानते ही नहीं है। क्या परवेज इलाही उस वोट को मानते हैं? पंजाब के उस रिजल्ट को तो अभी तक ये लोग तस्लीम नहीं कर रहे। अगर ये तस्लीम करते तो जो अभी गवर्नर ने प्रेसिडेंट को खत लिखा उसने क्या लिखा है, तो जब वो डिसाइड तो हो कि वो वोट कास्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। और देखिए आम रजिस्ट्रेशन में किसी मेंबर पे कोई दखल नहीं है, पाबंदी नहीं है, वो कहीं भी वोट डाल सकता है। लेकिन अगर ये दो चीजें मनी बिल और वो कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस, तो पंजाब में अभी वो जो वोट है वो तो अभी तक तस्लीम नहीं किया गया कि उसने उसको अपोजिशन को वोट दिया है कि भी नहीं दिया। अगर दिया है और ये मानते हैं तो पहले तो वो हल्फ उठाएगा, उसके बाद वो डिस्प्यूट होंगे। ये तो बात ये खान साहब जब एतराज है तो एतराज है, फिर उसमें आप जो मर्जी करें। अच्छा खान साहब अगर वोट पास नहीं हुआ, अगर चीमा साहब एक सेकंड बात मुकम्मल, एक जुमला बोलना है उनको, फिर मैं आपके पास आती हूँ। जी खान साहब जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए इतराज तो हर एक चीज का किसी न किसी पे होता है। देखिए ये सेनेट में अपोजिशन के कितने मेंबर चले गए, बिक गए, लेकिन पता नहीं चला ना। तो इतराज तो उसमें भी है, लेकिन इतराज और डिसीजन में फर्क होता है। ठीक, चीमा साहब आप भी एक जुमला कह दें फिर मैं ब्रेक ले लूं। मैं कह रहा हूँ कि अगर वोट कास्ट हुआ तो फिर हमजा साहब को हल्फ किस चीज का उठाना है? अगर वोट कास्ट हुआ बंदे डिसीट क्यों नहीं हो रहे? दो ही बातें हैं, इसमें कोई एक कर दे। हम कह रहे हैं कि अगर उन्होंने वोट कास्ट किया हुआ तो रीसीट करें, अगर उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया तो फिर क्या जल्दी रिकॉर्ड कर ले। डी सीट और डिस्क्वालीफाई के बीच में जो फर्क है, हाँ डी सीट, वो कह रहे डी सीट तो हो सकते हैं ना, लेकिन वोट तो फिर भी वो पोल होगा, माना जाएगा वो।
चीमा साहब ने क्या कहा, 20 सीट डिस्क्वालीफाई नहीं, Disqualify- 62 को 63 के साथ इक्वेट मत सर करें। ये तो तशरीफ करेगी अभी अदालत, सुप्रीम कोर्ट पे मामला है ना ये अभी तक चीमा मैं साहब। कह रहा हूँ कि हम यहाँ पे ना हाई कोर्ट में हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, बिल्कुल। हम यहाँ पे टॉक शो में हैं। हाँ। टॉक शो में फैसला हमने नहीं करना। मेरा सवाल मॉरल सवाल है, मेरा सवाल कानून का सवाल है, आइन का सवाल है। मेरा सवाल है कि अदालत मेरा फैसला क्यों नहीं करती? अदालत को इनका फैसले करने की जल्दी क्या है? और इनको इतनी दर्द क्यों हो रहा है कि ये अदालत में स्पोक्समैन बने? और मुझे बात करने दे, वो मेरी भी अदालत है, आपकी अलग अदालत है। नहीं वो हम सही जितना बात है, लेकिन मुराद चीमा साहब हम बात यही ये है बात कि अपनी बात अदालत ये समझिए, सर, वो अच्छा मैं अदालत ब्रेक ले लूं, मैं हम ब्रेक यही ले लूं, बात ब्रेक है। के बाद सर इस पे बात करेंगे। एक तो 20 लाख लोग आपने अब इस्लामाबाद लाने, ईद के बाद उस पर बात करेंगे, आप लाएंगे नहीं लाएंगे, कितने ला सकते हैं कितने नहीं। और दूसरी बात ये कि आज साकिब निसार साहब मिले थे, सादिक और अमीन का फैसला भी तो हुआ था खान साहब के लिए, तो क्या जो सब अच्छे फैसले करेंगे सिर्फ उन्हीं को माना जाएगा या बाकी जो आइन के मुताबिक भी फैसले करेंगे उनको भी माना जाएगा या नहीं? ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि जो भी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है पॉलिटिकल, ईद के बाद इसमें और ज्यादा गर्मा गर्मी ऐड हो जाएगी। तो बहुत से चैलेंजेस है। अली परवेज मलिक साहब, आपकी नौजायदा हुकूमत भी है, उसके साथ साथ एक धरना भी प्लान हो रहा है। 20 लाख के करीब लोग खान साहब ने कहा है कि इस्लामाबाद आएंगे, और आज उन्होंने कहा है कि तबलीग करे लोगों में जाके कि ये हुकूमत जो है ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, और आपने सुनी उनकी तकरीर। तो ये तो और ज्यादा क्या आपकी हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ नहीं जाएंगी? देखें अस्मा साहिबा, मैं बिल्कुल आपके सवाल पे आने से पहले सिर्फ माजरत कर लूं चीमा साहब से। मैंने उनकी बात को काट के जो पिछले सेगमेंट में बात की ना, वो ये थी कि वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि 63 आर्टिकल के अंदर डी सीटिंग होती है अगर कोई मेंबर अपना पार्टी का डिसिप्लिन वायलेट करे। तो इनके वजीर आजम साहब जो उसको नथी करना चाह रहे हैं 62 के साथ, मैंने बिल्कुल उनकी बात की तायीद कर रहा था, तो मैं ये क्लेरिफाई करना चाहता था। अब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत जाते हुए जिस किस्म के ट्रैप्स अगली हुकूमत के लिए सेटअप करके गई है ना, उसके लिए हमें इस वक्त जो चीज चाहिए वो ये है कि हम अपना सारे का सारा ध्यान जो माशी चैलेंजेस हमारे लिए छोड़ के गए उनके ऊपर फोकस करें। मैं चंद चीजों की तरफ आपका इशारा कर देता हूं। आप जानती हैं हमारे ऑफिशियल रिजर्व्स की इस वक्त क्या सिचुएशन है। 11 बिलियन डॉलर से कम के रिजर्व्स इस वक्त स्टेट बैंक के पास मौजूद हैं, और उसके अंदर भी 10 बिलियन डॉलर का जो रिजर्व है वो ऐसा है जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए हमने रखा हुआ है वहां पे, क्योंकि ये वो डिपॉजिट है जो हम अपने दोस्त ममालिक से लेके हैं, चाइना से, सऊदी अरेबिया से, यूएई से, कतर से। और उसके बाद आपने ये भी देखा है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो इमरान खान साहब की मईशत के मुताबिक, उनकी समझ के मुताबिक इकलौता मेजर होता है किसी भी मईशत को भांपने का, उसके मुताबिक हम तकरीबन 1-1.5 बिलियन डॉलर महीने का हेमरेज कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली हमारे पास डॉलर रिजर्व मौजूद ही नहीं है। इसके साथ साथ 3-4 बिलियन डॉलर की अगले 3 महीनों के अंदर हमने रीपेमेंट्स करनी है। तो आज अगर हमने श्रीलंका वैसी सूरत हाल से पाकिस्तान को बचाना है, अगर हमने पाकिस्तान को बैंकरप्ट होने से बचाना है, तो पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह इस वक्त ये होनी चाहिए कि हम 10-12 बिलियन डॉलर का इनफ्लो सिक्योर कर लें। अगर इस एनवायरमेंट के अंदर अपनी गैर जिम्मेदाराना जो इन्होंने एक तो तर्ज हुकूमत हमें दिखाई थी, और आज अगर उसी किस्म की ऑपोजिशन दिखा के अगर ये चाहते ये हैं कि मुल्क को इस डायरेक्शन में धकेल दें, तो अवाम को अदालत में इनको जवाब देना पड़ेगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता चीमा साहब, तो फिर आप लोग फिर इस्लामाबाद में धरना देंगे, इसके नुकसानात तो होंगे। देखिए, मैं समझता हूँ मुझे अली से ये तो नहीं थी इस तरह बात करें। देखें, हमें ये दे के गए थे 9.87 बिलियन डॉलर के रिजर्व। हमारे आज से 3 महीने पहले रिजर्व से 22 बिलियन डॉलर के, 9.87 वर्सेस 22। और आज की इदारा शुमारियात से तो 11 बिलियन बताया। स्टेट बैंक रिजर्व आपके 6 कुछ थे, आपके 6 कुछ थे, और 3 महीने की इम्पोर्ट। सर आज के हैं 11 बिलियन से कम है ना। अरे एक मिनट 6 वर्ष से माजरत सर वक्त खत्म हो जाएगा। जो स्टैटिस्टिक्स हमारे पास आए हैं वो 11 बिलियन तक। एक मिनट, दूसरी बात नहीं थी। देखें, एक स्टेट बैंक है, एक कमर्शियल बैंक हो गया। कमर्शियल बैंक अगर स्टेट बैंक अगर 11 है तो इनके 6 थे ना, इनके 6 के वर्ष से हमारे 11 है, ठीक है। और इनके 9 वर्ष 9.87 के वर्ष से हमारे 17 है, ठीक है, 17 और हम जब 1 महीने पहले 2 महीने पहले 22 थे। अच्छा, अगली बात जो है उन्होंने कहा कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमने लिया 19.6 बिलियन डॉलर पे। 19.6 बिलियन डॉलर को पहले साल में लेके 14 पे, अगले साल 5 पे था, अगले साल सर वक्त खत्म हो जाएगा। 12-13 पे जाएगा, ठीक है। तो हमने 13 बिलियन डॉलर का 9 महीने में हो चुका है।
धरना सर प्लीज ना टोके, दरम्यान में ना टोके, वक्त थोड़ा है। अच्छा, दूसरी बात इसमें यह है कि फरवरी में ये $0.5 बिलियन था और इस वक्त $1 बिलियन है। इस हिसाब से भी 12-13 पे रहेगा, 14 पे रहेगा, लेकिन हमने 19 से 6 पे लिया था।